हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की शुरुआत। देखिए, पीजीटी कॉमर्स में मैंने एक क्लास लिया था प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का, जिसमें 40 क्वेश्चंस कराए थे। आज कुछ हम 30-35 क्वेश्चंस के आसपास करने वाले हैं और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के होंगे सारे, वो है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 30 क्वेश्चन आज करेंगे, फिर एक दो क्वेश्चन इसी तरह से एक दो बार क्लास और लेके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। चलिए देखिए, एक चीज तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पहला एक मैंने क्लास लिया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उस पर कुछ कमेंट्स आए कि सर ऐसा है, आप टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आइए, इससे कुछ नहीं होता, ये राम कथा वाली बात है। बहुत सारे लोगों ने कहा। तो भाई मैं एक बात उनसे कहना चाहता हूं कि क्लास आप पहले देखिए, उसमें क्या दिया गया है, उसमें क्या बताया गया है, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं, आप देखेंगे तब पता चलेगा, है ना। ऐसे ही कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। दूसरा बात, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट समझिएगा तभी उस कॉन्सेप्ट की आपकी एमसीक्यूज बनेंगे, अदरवाइज अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता रहेगा तो आप बनेंगे कैसे। उसमें मैंने 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट किया है 1 घंटे में, तो सोचो मैंने कितना मतलब क्रिस्पी दिया होगा नोट्स, है ना, कितना क्रिस्प वे में पढ़ाया होगा। एक तो वो, दूसरा जो आपका प्रॉब्लम था, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर आप हिंदी में तो क्वेश्चंस नहीं देते हैं, तो आज से जी आपको हिंदी में भी क्वेश्चंस मिलेगा। तो ठीक है, सो कोई भी वीडियो पहले पूरा देखिए, समझिए और तब फिर जाके आप उसकी क्या कहते हैं सराहना कीजिए। नहीं है तो आप गलत भी हैं तो जरूर बताइए मुझे, लेकिन आप पहले वीडियो देख लीजिए, है ना। चलिए तो फिर चलते हैं कहाँ क्लास में और शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज। देखिएगा, सबसे पहले काम क्या है, टेलीग्राम चैनल आपका कॉमर्स वाला भैया बाई एनडब्ल्यू के नाम से है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां ये पीडीएफ में डाल देता हूं, प्लस अगर कोई दिक्कत हो आपको तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और ये आपके पास जो लाल बटन दिख रहा है आपके स्क्रीन में, उसको दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा सर, आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी और काम भी बन जाएगा। चलिए, पीजीटी कॉमर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 2, है ना। आइए शुरू करें पहला क्वेश्चन। सर बिल्कुल शुरू करिए। पहला क्वेश्चन में क्या रखा है, आइए देखिए क्या रहा है। क्या इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, अब मैंने जब ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पढ़ाई थी तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा करी थी। क्या बताई थी बताओ पहले। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब है जो काम के बेसिस पे डिवाइड हो जाता था। जैसे अगर मैं बात करूं कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या था कि काम के बेसिस पर डिवीजन होता था। मान लो ये आपका है प्लानिंग, ठीक है, तो प्लानिंग के बाद हम क्या करते थे, मार्केटिंग के लिए बंदे होते थे, फाइनेंस के लिए बंदे होते थे, है ना। फिर और भी कोई काम है, मान लो रिसर्च को है, उसके लिए बंदे होते थे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे काम के बेसिस पर डिपार्टमेंट बना होता था, है ना। ये सारे डिपार्टमेंट, परचेज का डिपार्टमेंट होता था, है ना। तो ये जो फंक्शंस काम के बेसिस पर जो डिपार्टमेंट बना होता था, जिसमें क्या होता था, एक मार्केटिंग मैनेजर होता था जो उस चीज का स्पेशलिस्ट होता था, उसी का हेड होता था, है ना। फाइनेंस का भी एक फाइनेंस मैनेजर होता था। तो ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते थे, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहते थे। अब आइए क्वेश्चंस पे पढ़िए। कह रहे हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट और नंबर ऑप्शन कह रहा है क्या, द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस विद स्पेशलिस्ट हैविंग अथॉरिटी। इसको रुक जाइए अभी, क्योंकि यही आपका है। अब देखिए दूसरा क्या है, देयर आर स्पेशलिस्ट एडवाइजर विद नो अथॉरिटी। देखिए सर, स्पेशलिस्ट एडवाइजर होता था किसमें सर, होते थे वो लाइन और आपका स्टाफ में, जिसमें क्या होता था, अथॉरिटी भी होती थी। अथॉरिटी कौन, आपका लाइन वाला होता था। लाइन एंड स्टाफ में स्टाफ स्पेशलिस्ट जरूर होते थे, जिसमें उसको अथॉरिटी नहीं मिलती थी। तो ये तो गलत हो गया, दूसरा नंबर गलत। कह रहा देयर आर नो एडवाइजर्स and the executive alone have authority and competence to carry on task। कह रहा कोई एडवाइजर्स नहीं होते थे और एग्जीक्यूटिव अकेले काम करते थे। तो ये तो लाइन की बात कर रहा है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये भी गलत नहीं। अब चलिए तीसरा कह रहा था एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस विद अ स्पेसिफिक रोल फॉर क्या स्पेशलिस्ट। नहीं, स्पेसिफिक रोल नहीं मिलता है उसको, वो स्पेशलिस्ट होते हैं, खुद ही स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे आप मार्केटिंग का काम करना, एक ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग वाले, आपके रिसर्च वाले, परचेज वाले, हर किसी का एक डिपार्टमेंट है। अब जो मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी काम होगा वो मार्केटिंग हेड करेगा, तो वो स्पेशलिस्ट अथॉरिटी होता था। तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड इनटू फंक्शंस। सारे ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑर्गेनाइजेशन को पूरे डिवाइड कर देता था किसमें, फंक्शंस में, काम में, और स्पेशलिस्ट हो जाता था वो
ऑथोरिटी उसका है ना, ये बात है सर, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर। आइए तो एक कार्यात्मक संगठन में देखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, मैं हिंदी में बहुत ज्यादा मैं एक्सप्लेन तो हिंदी में कर ही रहा हूं, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको आंसर समझ में आ जाएगा, है ना, मैं हिंदी पढ़ने वाला नहीं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कह रहा है इफ परशुराम हैज 2 हाउस properties for self occupation, then the benefit of nil annual value will be available in respect of। देखिएगा ये बात है इनकम टैक्स का, जिसमें हम हाउस प्रॉपर्टी की चर्चा कर रहे हैं, और हाउस प्रॉपर्टी में ये कहा गया है, पहले वाला रूल भी बता देता हूं, अभी वाला भी बता देता हूं। पहले बार में कहा गया था कि एक से ज्यादा जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उस पे सब पे टैक्स लगेगा। अब ये डिपेंड उस पे करता है टैक्स पेयर पे कि वो किस एक प्रॉपर्टी को हाउस प्रॉपर्टी अपना घोषित करता है कि भाई हम रेसिडेंशियल रह रहे हैं। पहले ये था कि एक ही प्रॉपर्टी पे लिया जाता था, अब रूल है, अब गवर्नमेंट ने 2 प्रॉपर्टी कर दिया है कि अपने जो 2 घर हैं आपके, उसको छोड़कर बाकी जितने घर हैं उस पर टैक्स लगेगा। तो 2 घर जो होगा वो नील हो जाएगा। अभी के अगर अब आपका क्वेश्चन आ गया ये वाला, तो अभी के हिसाब से 2 घर होगा, लेकिन चूंकि ये पहले का क्वेश्चन है तो यहां होगा आइदर ऑफ द प्रॉपर्टीज एट द ऑप्शन ऑफ परशुराम। परशुराम जिसको चाहेगा उस घर को क्या करेगा, वो रेसिडेंस बता देगा, और सामने वाले के हिसाब से, ठीक है, सामने वाला जो घर होगा वो टैक्सेबल होगा, और जो परशुराम का अपना रेसिडेंस वाला घर होगा वो नील वैल्यू पे हो जाएगा। बात समझ में आई जी सर, तो ये है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलें। आइए सर क्या कह रहा है, कह रहा था इक्विटी कैपिटल ऑफ रीजनल रूरल बैंक इज हेल्ड। भाई साहब ये क्वेश्चन ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा 2-3 तरीके से जा सकता है। रीजनल रूरल बैंक सर कब आया, सर 1900 आरआरबी की शुरुआत 1975 में हुई थी, और 1976 में इसका एक्ट बना था, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या, तो आरआरबी का जो इक्विटी कैपिटल होता है ना, वो 3 लोगों के हाथ में होता है। किसके किसके हाथ में, सर सेंट्रल के हाथ में होता है, सर आपका स्टेट के हाथ में होता है, और सर आपके उसके जो स्पॉन्सर्ड बैंक है, जैसे उसके मेन में जैसे झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक है, तो वो स्पॉन्सर्ड बैंक हो गया, तो उसके हाथ में होता है। तो 3 लोग होगा, कौन कौन, सेंट्रल, स्टेट और स्पॉन्सर्ड। सवाल पूछा ये जा सकता है कि कितना % इक्विटी होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो सेंट्रल का है वो होगा 50%, स्पॉन्सर्ड बैंक का 35% और 15% स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। इतना इक्विटी वो लगाते हैं तभी वो बैंक शुरू होता है। तो आइए, तो इसका आंसर क्या होगा कि ज्वाइंटली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना, सर सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, स्टेट का 15%, और जो स्पॉन्सर बैंक है उसका 35% इक्विटी रहता है। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मैंने नीचे लिख भी दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चले, बिल्कुल चलिए सर, आइए चलते हैं। कह रहा है जमशेदपुर लेबर यूनियन इज एन एग्जांपल ऑफ। अब जमशेदपुर लेबर यूनियन भाई साहब पास में ही है, स्टेट के अंदर है, तो वो क्या हो जाएगा, क्या एम्प्लॉय कम लोकल लेवल जनरल, एम्प्लॉय कम कहां से हो जाएगा भाई, ये तो नहीं होगा। चलिए ठीक है, दूसरा क्या, एक मिनट, रीजन कम इंडस्ट्री लेवल, इंडस्ट्रियल यूनियन नहीं, इंडस्ट्री लेवल नहीं होगा, लोकल लेवल जनरल यूनियन, हाँ जी सर, जमशेदपुर लेबर यूनियन लोकल लेवल का जनरल यूनियन ही है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट चलें, आइए सर क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। कह रहा है व्हेन अ बैंक एडवांसेस अ लोन टू अ कस्टमर अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ गोल्ड और वैल्यूएबल्स, तो द रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गोल्ड और वैल्यूएबल्स इज दैट ऑफ। अब देखो एक बैंक में आप लोन लेने के लिए जाते हो, ठीक है, बैंक में लोन लेने गए तो किस चीज पर सिक्योरिटी दिए, गोल्ड दिए या फिर उसके जगह पर कोई वैल्यू दे दिए, है ना। तो बोल रहा है कि बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप जो है वो किस रिलेशनशिप के बराबर होगा, तो क्या वो लेसर और लेसी का होगा। सर लेसर लेसी कहाँ यहाँ पे आ गया है, लेसर तो अलग चीज होता है जो लीज पे देता है, तो वो डेटर क्रेडिटर भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डेटर और क्रेडिटर तो उधार में लेन देन वाला है ना, उधार में सामान परचेज लिए, उधार में सामान ये सेल किए, तब होता है डेटर क्रेडिटर।
ट्रस्टी और बेनिफिशियरी, ये ट्रस्ट का बात ही नहीं है। तो आ गया बेलर और बेली का, ये क्या होगा, बेलर और बेली। तो यही कह रहा है, पढ़िएगा, जब कोई बैंक किसी ग्राहक को सोने या मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा पर ऋण देता है तो ऐसे सोने मूल्यवान वस्तुओं के संबंध में बैंक और ग्राहक के बीच का जो संबंध होता है वो बेलर और बेली का होता है। क्या होता है, बेलर और बेली का होता है। चलिए उसके बाद है जी मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी आया। सर मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में आपको एक चीज याद रखना चाहिए, क्या कि स्टीम नीड होता है वो फाइनल नीड होता है, और जो फिजियोलॉजिकल नीड होता है, रोटी कपड़ा मकान, वो नीड होता है जो बेसिक नीड होता है। उसी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आइए देखिए, सबसे पहला नीड क्या कह रहा, मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी A theory of human motivation has classified human needs into 5 categories। मैंने इसको पढ़ाया है मोटिवेशन थ्योरीज में कि 5 तरीके की 5 स्टेप होते हैं किसके, मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के। सबसे पहला कौन सर, फिजियोलॉजिकल। तो आइए 4 नंबर। उसके बाद कौन सर, उसके बाद पहले हम सेफ्टी देखते हैं, फिर सोशल नीड्स पे जाते हैं, फिर सोशल, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और तब जाके होता है सेल्फ स्टीम। यानी कि ये हो गया सबसे पहले 4, तो 4 वाला है, तो 4 पहले कौन है, 2 है, ये और ये, तो इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। फिर 4 के बाद 1 सेफ्टी, फिर उसके बाद 3rd, तो यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा आपका, है ना। ध्यान रखिएगा 5 ही तो है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स जो अपने बेसिक नीड्स के लिए होता है, रोटी कपड़ा मकान, फिर उसके बाद हम देखते हैं सेफ्टी सुरक्षा, तब देखते हैं सब सोशल नीड्स, तब जाते हैं भाई कहां, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, और लास्ट में होता है हमारा सेल्फ स्टीम नीड्स, जहां स्टेटस की बात हो जाती है ना। तो ये बात मैंने करा रखा है, आप क्लास में जरूर देख लीजिएगा। ये लीजिए, तो इसका आंसर 2nd नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलें। आइए सर क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कह रहा था जर्नल दीन बंधु वाज द पब्लिकेशन ऑफ, सर किसका है दीन बंधु, किसका है बताइए तो सर, ये आई थिंक बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 इसी का है ना, दीन बंधु पत्रिका इसी का है। चलिए नेक्स्ट चले क्वेश्चन में। आइए सर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है एन ऑडिटर which type of company does not have right to visit foreign branches of the company। तो बोला भाई साहब एक ऑडिटर को जो कौन सी ऐसी कंपनी में जो काम करेगा उसको राइट नहीं होगा कि वो विजिट कर सके फॉरेन ब्रांच की कोई भी कंपनी को। तो ये जो है ये बात है जी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है तो उसको कोई राइट नहीं है कि भाई वो आपके फॉरेन में जाके काम करे। देखिए लिखा हुआ है द रीजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑडिटर्स में नॉट विजिट फॉरेन ब्रांच कंपनीज इज दैट, क्या रीजन ये बता रहा है कि देयर jurisdiction and the authority typically cover the auditing of the parent company financial statement and operations within the country where the company is registered। तो बोल रहा है इसका क्यों है, इसका कारण यही है कि जो कंपनी है उसका जो दायरा है वो अपने कंपनी के अंदर और अपने देश में रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर ही रहता है, इसीलिए वो बाहर नहीं जा सकता। देखिए विनिर्माण कंपनी के ऑडिटर विदेशी शाखा कंपनियों का दौरा नहीं कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि उनका अधिकार क्षेत्र या अधिकार आमतौर पर उस देश के भीतर मूल कंपनी के वित्तीय विवरणों और संचालन की ऑडिटिंग को कवर करते हैं जहां कंपनी पंजीकृत है, जहां आप रजिस्टर्ड है। तो इसीलिए ये फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जो लोग हैं वो नहीं जा सकते हैं फॉरेन कंपनी। बात समझ में आया जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलें सर। बिल्कुल चलिए, क्या कह रहा है, अ कॉन्फ्लिक्ट विच अकर्स विद इन द इंडिविजुअल due to actual or perceived pressure from incompatible goals or expectation is called। कह रहा है कि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ठीक है जो खुद में आता है, इंडिविजुअल बोल रहा है ना, विद इन द इंडिविजुअल ड्यू टू द एक्चुअल और परसीव्ड प्रेशर, किसी प्रेशर की वजह से या कोई गोल नहीं कंप्लीट हुआ इस वजह से या किसी के एक्सपेक्टेशन को हर्ट करने की वजह से जब आपके अंदर खुद के अंदर होने लगे क्या संघर्ष होने लगे, अंदर से लगने लगे कि भाई अब तो नहीं बचेंगे अब इसके बिना जिंदगी अधूरा है, कब लगता है, तो उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। ध्यान रखिएगा जब भी दो लोगों के बीच की बात होगी, आप मैं, इसकी बात हुई इंटरपर्सनल की बात की जाती है, जब खुद की बात की जाए इंट्रापर्सनल की बात की जाती है। तो इंटर वर्ड जहां दिख गया ना तो कोरिलेट कर दीजिएगा कि दो लोगों की बात की जा रही है। तो इंटर वाला तो नहीं होगा, रोल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, इंट्रापर्सनल होगा, इंटर ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो इसको क्या बोलते हैं, अंतः व्यक्तिगत संघर्ष। देख लो यार, हिंदी देख लो यार प्लीज, है ना, मैंने डाल दिया है आपके कहने पर, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट
इन केस ऑफ होल्डिंग कंपनी इज कैलकुलेटेड। भाई कैसे कैलकुलेट होता है, बोल रहा है एज द डेट ऑन विच द होल्डिंग कंपनी टेक्स कंट्रोल, नहीं, जब होल्डिंग कंपनी लेती है कंट्रोल में तब नहीं, बिल्कुल नहीं। एज द डेट ऑफ द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनता है उस वक्त क्या होता है, कैलकुलेशन होता है सारी चीज का। एज द एनी कन्वीनियंट, नहीं बिल्कुल नहीं। एज द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये भी नहीं। तो जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल आपका ये स्टेटमेंट बनता है ना, बैलेंस शीट, उस वक्त ये बात करी जाती है। सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है? देखिए मैं आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट का बात एकदम सिंपल में समझा दूं। माइनॉरिटी मतलब होता है जो कम है, क्या है, कम है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ इंडिया में, अगर कास्टिज्म की बात करें तो माइनॉरिटी कौन है, तो यहाँ माइनॉरिटी मुस्लिम्स हैं, ईसाई हैं, ठीक है ना। हिंदू तो माइनॉरिटी नहीं है भाई, मेजोरिटी है वो। तो माइनॉरिटी उनको बोला जाता है जिनके पास कम शेयर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनॉरिटी कंपनी कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मान लो का एक कंपनी है, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। ए ने 75% शेयर बी के खरीद लिए, ठीक है। तो कितने शेयर नहीं खरीदे बी के? 25%। तो वो जो 25% है ना, वो 25% कहलाता है क्या, माइनॉरिटी। बात समझ में आई? जी सर। देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए कंपनी ए को कंपनी बी में 75% का नियंत्रित हिस्सा प्राप्त हुआ, बाद वाली कंपनी शेष के 25% को बरकरार रखती है। वह हिस्सा अल्पसंख्यक हित है। जो 25% अवेलेबल है ना, 75% तो ले लिया ये, लेकिन जो बी का 25% बचा हुआ है वही क्या है सर, वही आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या होता है? देखिए कह रहा है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इज अ डॉक्यूमेंट दैट शोज द एंटायर फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ अ पेरेंट कंपनी। जो भी पेरेंट कंपनी होगी, पेरेंट कंपनी किसको बोलते हैं, जो हेड कंपनी है ना, जो होल्ड करके रखती है वो, along with its all subsidiaries with a single seat without separating its company। तो बोल रहा है भाई साहब क्या, एक सिंगल क्या है, डॉक्यूमेंट है, मतलब बैलेंस शीट का स्टेटमेंट है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। चलो तो आंसर क्या, सेकंड नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, Which of the following does not have right to refinance facilities from RBI? भाई साहब किसको रिफाइनेंस करने का राइट नहीं है आरबीआई से? तो वो क्या नैनीताल बैंक है? नहीं, इसको कर सकता है आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, कर सकता है थाने जनता सरकारी बैंक, ये हो सकता है एक्सिम बैंक इसका ऐसा है जिसको आरबीआई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी एक इंडिविजुअल बॉडी है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए है। 1982 में इसकी शुरुआत की गई थी, है ना, याद रखिएगा। चलिए एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलें जी सर, आइए। कह रहा है इन द केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन और बिटवीन वर्कमैन और वर्कमैन और बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर्स or either connected with the employment or non-employment or the terms of employment of condition of labor, such a dispute is termed as an and under comes the preview of। देखिए सिंपल सी बात बताऊं, अगर एक लाइन में इस क्वेश्चन को बताऊं तो इस लाइन में क्वेश्चन बोल रहा है किसी भी कंपनी या किसी भी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच के झगड़ा या फिर आम अपने अपने में झगड़ा कर लिया, मतलब एम्प्लॉय झगड़ा कर लिया, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में झगड़ा हो गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर में झगड़ा हो गया, तो ये सारा जो कंडीशन है, जो झगड़ा कहानी है, ये किसके तहत आता है? तो इसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना है 1947 में, जिसके तहत ये आपका लिखा हुआ है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इसको बोलेंगे, और किसके प्रीव्यू में आएगा? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। बात समझ में आ गए जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 खत्म। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। आइए क्या कह रहा है, अ कंपनी इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ 4-year प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर्स एन आउटले ऑफ 25 लाख। 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, ठीक है। एक कंपनी कंसीडर कर रहा है कि 4 साल के लिए क्या करेगा, प्रोजेक्ट कोई 4 साल का प्रोजेक्ट है जिसमें वो 25 लाख रुपया इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, ध्यान रखना 4 साल के लिए 25 लाख का। द एस्टिमेटेड पोस्ट टैक्स कैश इनफ्लोज आर, जो पैसा उसको रिटर्न आएगा
अब आए कहीं इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न तो आएगा जी सर। तो जो रिटर्न आएगा वो पहला साल में 8 लाख रुपए आ जाएगा, दूसरा साल में 12 लाख आ जाएगा, तीसरा साल में 15 लाख आएगा, 4 ईयर में 16 लाख आ जाएगा। कह रहा है द पेबैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट इज, तो भैया इसके लिए जानना पड़ेगा ना कि पेबैक पीरियड होता क्या है। नहीं देखिए, पेबैक पीरियड सबसे पहले तो ये कैपिटल बजटिंग का एक मेथड है जो ट्रेडिशनल मेथड है। वो ये कहता है कि शॉर्टेस्ट पेबैक पीरियड इज अलाउड, मतलब अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है तो जो रिटर्न आ रहा है तो भैया जब 25 लाख तुम्हारा आ जाएगा जितने साल में उतने ही साल को ट्रीट करो, उसके बाद वाला प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आया कि उसको क्या करना है, उतना ही वाला में ट्रीट करना है। तो इसका एग्जांपल मैं समझाऊं, देखो क्या कह रही है, देखो क्या है पे बैक पीरियड, ठीक है। चलो अब देखो, मान लो क्या बोला, 4 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा और कितना इन्वेस्ट करेगा, 25 लाख, है ना, 25 लाख इन्वेस्ट करेगा जी सर। अब उसका जो पैसा वापस आ रहा है, ठीक है, वो कैसा है मैं आपको यही बता देता हूं। चलो उसका जो पैसा वापस आ रहा है 4 इयर्स के लिए 25 लाख इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। अब ये क्या बोला, पेबैक पीरियड कहता है कि भाई साहब 25 लाख रुपए जो तुमने इन्वेस्ट किया वो कितने कम से कम समय में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड पे बैक पीरियड मेथड ऑफ कैपिटल बस्टिंग, कि 25 लाख कम से कम तो आ ही जाना चाहिए। प्रॉफिट क्या है उससे मतलब नहीं है, जैसे यहां बोला ना कि पहला साल में 8 लाख आएगा, दूसरा साल में 12 लाख, 8 12 20 लाख और 15 35 लाख और 16 51 लाख। सोचो 25 लाख इन्वेस्ट किया और 51 लाख आएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहता है पेबैक पीरियड का कि आपको जितना शॉर्टेस्ट पीरियड होगा, कम से कम में पैसा आ जाएगा, उसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करिए। तो यही ये पूछा है कि कितने साल में ये पैसा वापस आ जाएगा। आइए इसको देखते हैं। तो फर्स्ट ईयर में कितना मिल जाएगा हमको, 8 लाख। दूसरे साल में कितना मिल जाएगा हमको, कहां गया जी, 12 लाख, 12 लाख फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और अब कितना हो गया ये 20 लाख, है ना। ला बचा 5 लाख। अब देखो थर्ड ईयर में कितना आएगा, मिलेगा, थर्ड ईयर में मिलेगा जी 15 लाख रुपया। अगर 12 महीने में 15 लाख मिल रहा है तो 4 महीने में 5 लाख मिल जाएगा, हाँ कि ना सर, बिल्कुल मिल जाएगा। तो 5 लाख रुपया और ऐड कर दो, कितना मंथ लगा सर, 4 मंथ्स, है ना। यानी कि 25 लाख रुपया इसको आने में 2 साल 4 मंथ्स लगेगा। बात समझ में आई, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है कि आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उतना पैसा कितना साल में ले आओगे। भाई साहब ये तो आप भी जानते हो ना कि आप भी घर में इन्वेस्ट करोगे, मान लो 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, बोले अब 4 साल में मेरा पैसा आने वाला था, लेकिन अगर 2 ही साल में 10,000 आ गया तो बस खत्म, उसके बाद प्रॉफिट आते रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, पेबैक पीरियड के अनुसार। क्लियर है जी सर। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 साल और 4 महीना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए इसीलिए बोलता हूं कॉन्सेप्ट समझना। अभी ये कैपिटल बस्टिंग मैंने कराया नहीं है, कल नहीं यानी कि मंडे को ये वाला वीडियो आ जाएगा आपका, कैपिटल बस्टिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और ये, तो ये तीनों का वीडियो मैं लेके आऊंगा, वही 1 से 1.5 घंटा में सारा कंप्लीट करा दूंगा और ये सारा चीज बताऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है Which of the following is a major consideration for decentralization? अब देखिएगा डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब मैंने बोला था, आपको याद हो जब पढ़ाया था कि डिसेंट्रलाइज तभी होता है जहां बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, क्योंकि पावर्स को तभी बांटो। अरे यार तुम्हारे घर में दुकान खोले हो, दुकान चल ही नहीं रहा है, तुम ही मक्खी मार रहे हो, अपने स्टाफ को बुलाओगे क्या, कहां से स्टाफ बुलाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा दुकान धड़ाधड़ चल रहा है, तुम 4-5 स्टाफ रखे हुए हो, सारा काम कर लोगे, तो उसको बोलोगे ना भैया तुम ये काम देख लो, तुम ये काम देख लो, हम ये देखेंगे, हम वो देखेंगे, काम डिवाइड करते हो ना। तो सेम ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसी होती है, जब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो काम भी बड़ी होगी, और जब काम बड़ी होगी तो डिसेंट्रलाइजेशन होगा। तो इसीलिए क्या बोल रहा है, ऑप्शन देखिए, द नेचर ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन। नहीं, नेचर क्यों देखेंगे यार, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज, द मोस्ट टैलेंटेड एंड यार सर्विसेज मोस्ट टैलेंटेड पर्सन से क्या मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन में,
कह रहा साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये देखेगा कि कितना बड़ा साइज है। अगर साइज छोटा है तो डिसेंट्रलाइजेशन को मतलब नहीं है, लेकिन अगर साइज बड़ा है तो कंसिडरेशन इसका मतलब है। ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, हाँ ये है लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है, तो सबसे ज्यादा कौन है ये, ठीक है जी। चलिए तो कोई आंसर नंबर हो गया थर्ड। चलिए अब चले क्वेश्चन नंबर 15 पे। आइए सर, कह रहा है द प्रिंसिपल दैट इच सबऑर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपीरियर टू ओबे द कमांड इज नोन एज द, किसमें है सर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। सर किसकी थ्योरी है ये, सर फेयोल का 14 सिद्धांत, उसी में से एक है। क्या है सर, इसी को तो बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, कि एक आदमी को एक ही आदमी से ऑर्डर लेना चाहिए या ऑर्डर देना चाहिए, है ना, वही बोल रहा है। वन सुपीरियर से एक ही आदमी को कमांड मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड। उसके बाद ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो तो आपको पता ही है, ये इसमें नहीं होगा, एक्सेप्शन कुछ नहीं होता। स्केलर प्रिंसिपल, सीनियर टू जूनियर वाला बात है, तो आंसर यूनिटी ऑफ कमांड। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आ जाए। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट गिव्स द सीक्वेंस स्टेप्स फ्रॉम द फॉलोइंग मैनेजमेंट ऑफ चेंज। देखो बदलाव, मैनेजमेंट में जो बदलाव है उसके लिए कुछ बताया गया, 4 स्टेप्स दिया गया, उस चारों स्टेप को सीक्वेंस के रूप में लिखना है। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए द एलिमेंट्स टू बी चेंज्ड। क्या बात कर रहे हो, सबसे पहले उसको नहीं, सबसे पहले क्या चेंज की जरूरत है, नीड, व्हाट इज द नीड, तो आइडेंटिफाई नीड फॉर चेंज, ये पहले देखना है आपको, है ना। देखो एक चीज मैं और आपको बताता हूं, जब कभी किसी भी जगह पे प्रोसेस पूछा जाए ना तो सबसे पहले नीड को फाइंड आउट करिए, क्योंकि नीड आएगा। जैसे अगर फोन की जरूरत हुई तभी तो फोन आया, बल्ब की जरूरत हुई तभी तो बल्ब आया, तो इसी तरह से किसी चीज की नीड पहले आएगी फिर सारा काम होगा। तो जब भी कोई प्रोसेस में हो तो नीड पहले ढूंढिए। तो सबसे पहले क्या होगा, 2 नंबर। देखिए 2 नंबर कहां है, यहां है और यहां है। चलिए ठीक है, मतलब ये और ये गया। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, उसके बाद क्या, उसके बाद कह रहा है कि असेसिंग द चेंजेस फोर्सेस। क्या कर रहा है, असेसिंग द चेंजेस फोर्सेस। उसके बाद क्या ये होगा, नहीं सर, उसके बाद इंप्लीमेंट चेंजेस। तो इंप्लीमेंट चेंजेस तो सब में होगा, तो सब में है, तो इसमें भी है और इसमें भी है। चलिए अब मुझे बताइए कि किसमें क्या होगा। सबसे पहले नीड आया जी सर, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या चेंजेस करना है, नहीं, और फिर तब जाके आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एलिमेंट आएगा और फाइनली तब जाके इंप्लीमेंट करेंगे। तो आंसर 1 होगा। क्या होगा, 1 नंबर, है ना। चलिए कह रहा है अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल साइंटिस्ट द टर्म ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स फॉर। अब कौन सा भाई साहब क्या है बोल रहा है ये बताओ मेरे को। बिहेवियरल साइंटिस्ट कौन थे सर, अल्टन मायो। और अल्टन मायो ने क्या बोला था, बोला था वर्कर्स की मोरल को बढ़ाओगे तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, है ना। बात समझ में आई जी सर। तो आइए देखिए क्या बोल रहा है, क्या स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज की बात करी है, नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ टास्क और रिलेशनशिप की बात करी है इन्होंने, कि भाई ह्यूमन बिहेवियर के साथ उसके वर्कर्स के मोरल को बढ़ाना पड़ेगा, जो वो काम है उसको करना पड़ेगा, तब उसके साथ रिलेशनशिप काम अगर बढ़ाओगे तो टास्क भी तुम्हारा अच्छा होगा। तो दैट इज सेकंड ऑप्शन, है ना। आइए ये हो गया बिहेवियरल मैनेजमेंट बाय अल्टन मायो, ये इन्होंने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आए सर। आइए सर क्या कह रहा है, कह रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डज अ पर्सन बिकम अकाउंटेबल टू 2 और मोर सुपीरियर्स एट द सेम टाइम। अब बताओ इसमें कौन सा स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा है जी सर, आपने पढ़ा है, कैसे नहीं पढ़ा है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जब पढ़े थे तो उसमें हमने बताया था कि 2 या 2 से ज्यादा किसमें हो सकते हैं, बताओ। क्या इसको मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं कि नहीं, हाँ कि ना, क्यों, क्योंकि इसमें फंक्शनल वाले भी होते थे, इसमें प्रोजेक्ट वाले भी होते थे, है ना। जो मैट्रिक स्ट्रक्चर, डिसेंट्रलाइज तो कोई स्ट्रक्चर और सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर की बात ही नहीं है, ये तो है नहीं, वर्टिकल स्ट्रक्चर और इसकी बात है। तो आंसर क्या होगा, मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि सर इसी में 2 या 2 से ज्यादा लोग थे, फंक्शनल वाला स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर प्ले करता था और उसके साथ साथ जो होते थे प्रोजेक्ट वाले वो काम को देखते थे, तो इसीलिए इसका आंसर क्या, मैट्रिक्स होगा। देखिए इसको अगर और डिटेल में पढ़ना है तो मैंने कराया है, उसको जाकर देख लीजिएगा, फंक्शनल प्लस प्रोजेक्ट। उसके बाद क्या, ब्रूम्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन स्टेट्स दैट मोटिवेशन रिजल्ट फ्रॉम, किससे आता है, विक्टर, VI थ्योरी बोलते हैं उसको, वैलेंस, इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सपेक्टेंसी। अगर तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा मोटिवेशन। आइए तो यहां क्या है,
तो वैलेंस और एक्सपेक्टेंसी क्या डिवाइडेड करना है? नहीं, इनटू रहता तो ये सही होता, लेकिन अगर ये डिवाइड है, भागा है, क्या है ये? डिवीजन है, भागा, ये वाला है, तो ये नहीं होगा, ये गलत होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा आंसर सही, ये भी गलत होगा, तो आंसर इज थर्ड नंबर। चलिए वीआई थ्योरी मैंने बताया है, इसको आप जाके देखिए क्लास जो मैंने कराया है। कह रहा है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट इज वन, एक एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? कह रहा है वेयर द आइडेंटिटी ऑफ द ड्रॉवर और ड्रॉई इज नॉट क्लियर। क्या बात कर रहे हो, जब ये क्लियर ही नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट कैसे हो जाएगा? वेयर द मैच्योरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट क्लियर, मैच्योरिटी डेट ही क्लियर नहीं, और ये कहां से इंस्ट्रूमेंट हो गया? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है ये। कह रहा है दैट में बी ट्रीटेड आइदर बिल और प्रॉमिसरी नोट। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर वो बिल है और प्रॉमिसरी नोट है तब तो दोनों का दोनों मेंशन होगा, मैच्योरिटी डेट भी और ये भी, तो ये आपका सही आंसर हो गया, आंसर नंबर थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलें, आइए सर। कह रहा है एंगेजिंग इन कलेक्टिव बार्गेनिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक, बॉयकॉट, पिकेटिंग रिजल्ट्स इन द प्रेशर ऑफ एम्प्लॉयर्स। भाई साहब बोल रहा है कि अगर आपका एम्प्लॉई कलेक्टिव बार्गेनिंग में करता है, डेमोन्स्ट्रेशन करता है, हड़ताल कर देता है, बॉयकॉट कर देता है आपके ऑर्गेनाइजेशन को, तो क्या प्रेशर पड़ेगा एम्प्लॉयर पर? तो भैया एम्प्लॉयर क्या पॉलिटिकली प्रेशर है ये? नहीं। सोशल प्रेशर है ये? नहीं। एक इंटरनेशनल प्रेशर है? नहीं। ये है इकोनॉमिक प्रेशर कि काम नहीं करेगा वर्कर्स तो जाओगे कहां से? काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं, प्रोडक्ट बनेगा नहीं, प्रोडक्ट बनेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो इकोनॉमिक इशू होगा। बात समझ में आ रही है जी? चलिए अब चले नेक्स्ट। जी सर, कह रहा है क्या? द पावर टू ट्रांसफर अ केस फ्रॉम असेसिंग ऑफिसर टू अनदर सबऑर्डिनेट ऑफिसर इज वेस्टेड विद दी। ये तो बात है कि भाई ट्रांसफर के करना है एक केस को, ध्यान समझिएगा, एक केस है जो वन असेसिंग ऑफिसर से दूसरे असेसिंग ऑफिसर को ट्रांसफर करना है, तो वो किसका काम है? ये इनकम टैक्स की बात करी जा रही है, तो क्या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होंगे कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया होगा, स्टेट गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक? तो सबसे पहले सर टैक्स का काम तो आरबीआई देखता नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई औकात नहीं। आईसीएआई, सर आईसीएआई का काम सीए का काम करना है, ये इसका कोई काम नहीं है, सीए वाले का हिस्सा वो देखते हैं, तो आंसर कौन होगा? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये बात देखिएगा, कुछ क्वेश्चन ना नहीं होने से बन जाएगा, हो सकता है वो आपको लग रहा होगा वो गलत है, लेकिन आप छाट दीजिएगा कि भाई कौन कौन गलत है, सही ऑप्शन खुद निकल के चला जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो सर इसको तो याद रखना है आपको, कैसे? पीबीसी, पी फॉर प्रॉमिसरी नोट, बी फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज और सी फॉर चेक। इसके अलावा कोई है क्या? नहीं सर, इसका सेक्शन है 4, 5, 6, याद रख लीजिएगा, पीबीसी 4, 5, 6 सेक्शन 4 में है प्रॉमिसरी नोट, 5 में है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज और 6 में है चेक। तो ये आपका देखिए क्या रहा है, कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 में आया है? बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, बिल्कुल सर, हिंदी में ड्रॉन करो, अंग्रेजी में करो, उससे क्या मतलब है? प्रॉमिसरी नोट होगा, उर्दू में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चेक रिटन इन इंग्लिश, ये भी होगा। असहयोग हुंडी, सर हुंडी जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 4। लैंग्वेज डजंट मैटर, हुंडी मैटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। कह रहा है शेड्यूल्ड बैंक आर दोज व्हिच आर लिस्टेड द सेकंड शेड्यूल ऑफ दी। भाई साहब किसमें है? तो बैंकिंग का शेड्यूल जो होगा वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में होगा, ना कि बैंकिंग कंपनीज में, ना कंपनीज एक्ट में, ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ये होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 चलें। एमबीओ इज अ टेक्निक व्हिच रिक्वायर्स दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज बी। क्या होगा सर? ये जो होगा ना, इसका सबसे पहले एमबीओ क्या सर? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या कि जो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव डिसाइड करे वही ऑब्जेक्टिव वर्कर्स को लेकर काम करना है, और उसी ऑब्जेक्टिव पे ताकि गोल पूरा हो सके, इसीलिए कहा गया मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट दे उसके द्वारा काम करना है। तो उसका क्या पर्पस होगा? क्या बी रिटन डिफाइन इन ब्रॉड टर्म्स? नहीं सर, एंटरप्राइज ये नहीं होगा। कह रहा ले डाउन द टाइम पीरियड ऑफ अचीविंग द रिजल्ट।
सर ये भी नहीं होगा। कह रहा बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल रिजल्ट्स, तो ये है आपका एमबीओ कि वो क्या करता है, वो रिजल्ट्स मेजर करेगा आपके एमबीओ में। एमबीओ में पहले ही बता देगा भाई तुम्हारा ये टारगेट है, अब तो मेजर करेगा ही ना कि तुम ये कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए आपका ये हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाएं। आइए सर, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू स्टॉप एडवर्स मोमेंट द स्टॉक इंडेक्स स्टॉक प्राइसेस इन आइदर डायरेक्शन। तो सर इसके लिए आप बताइए, देख के इसमें पता चल जाएगा कि कौन आंसर है, बताना। इंडेक्स बेस्ड मार्केट वाइड सर्वे, सर ये लग रहा है होगा, नॉट बोला है ना। ऑपरेटिंग रेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक, ये लग रहा है। सेटलमेंट गारंटी फंड, लगता है होगा, सोचो सेटलमेंट गारंटी फंड कोई फंड है, सर यही इसका आंसर होगा, गलत है। स्क्रिप्ट वाइज प्राइस इवेंट्स, तो ये हो सकता है, तो आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 3, सेटलमेंट गारंटी फंड। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स बताया गया है, ये बात ध्यान में आपको देना है ना। आइए क्या कह रहा है, एसएलआर इज टू बी मेंटेन्ड ऑन ऑल डेज ऑफ द एंटायर फोर्टनाइट, तो सर ये तो सही है। स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये बैंक जो प्राइवेट बैंक या कमर्शियल बैंक, जो भी कमर्शियल बैंक है, प्राइवेट बैंक सॉरी नहीं कह रहे, जो भी कमर्शियल बैंक है वो कुछ हिस्सा अपने पास रखती है। एसएलआर सीआरआर टू बी मेंटेन एज एवरेज ओवर द एंटायर फोर्टनाइट, बिल्कुल ये भी हो सकता है, 15 दिन पे होता है क्या सर, ये आरबीआई रखती है अपने पास बैंकों के बिहाफ में, इसको ये कुछ हिस्सा, ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा है इंटर बैंक टर्म डिपॉजिट term borrowing liabilities on original maturities of 15 days and above up to 1 year you are not to be included in net demand and term NDTL में नहीं होगा for the computation of cash reserve ratio। तो सर ये तो सही है, हाँ इसमें नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत। Interbank deposit, the term borrowing liabilities, original maturities 15 days and above 1 year are not to be included in net demand and term liabilities in the हाँ बिल्कुल ये सही है, इसमें नहीं होगा, ये क्या है, ये बिल्कुल सही है। कह रहा है लेकिन इंटर बैंक डिपॉजिट बोरोइंग लायबिलिटीज ऑफ ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ 15 डेज and above up to 1 year you are not to be included in NDTL of टाइम लाइबिलिटीज फॉर कंप्यूटेशन ऑफ, नहीं ये गलत है, क्योंकि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो कमर्शियल बैंक अपने साथ रखती है और वो हमेशा इंटरबैंक टर्म डिपॉजिट को ये बिल्कुल एनडीटीएल में बिना कंप्यूटेशन के नहीं रख सकती, तो उसको कंप्यूट करेगी। तो यहाँ ये जो टर्म लिखा गया है वो गलत है। आइए ये देखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलें। जी सर, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज लीस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्ट टू लीन, लीन का मतलब होता है जब्त कर लेना। अब जो चीज मेरा है वो कोई हमसे छीन सकता है नहीं सर, जो मेरा नहीं है, जो हम किसी से लेके आए हैं वही ना जब्त करेगा, बात समझ आए। तो प्लांट मशीनरी नहीं करेगा सर, लीज होल्ड प्रॉपर्टी ये होगा आंसर, क्योंकि हमने लीज पे लिया तो वो चीज आके जब्त कर लेगा, है ना, या हमने किसी को दिया तो वो जब्त कर लेगा। बैंक से लोन लेते हैं जब्त कर लेगा, किसी से सामान लेके आए उससे वो पैसा नहीं दिए जब्त कर लेगा। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में है, आइए सर क्या कह रहा है, द टर्म अमलगमेशन इज यूज्ड व्हेन। अब देखिए इसको समझने के लिए ना पहले आप ना 3 चीज को समझिए, क्या समझिएगा 3 चीज को, आइए मैं आपको समझाता हूं। हाँ नीचे हाँ दिया गया होगा स्पेस, देखिए 3 चीज को समझिए। अमलगमेशन होता है जब 2 कंपनी मान लो ए और बी मिल गई और एक नई कंपनी बनाई ए बी लिमिटेड, ठीक है। मर्जर होता है ए और बी मिल गई, या इसको ए बी सी लिमिटेड कर दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ऐसे करो, रुको ए भी मिलकर सी लिमिटेड बना ली, ठीक, नया कंपनी, न्यू कंपनी फॉर्म की, ठीक है जी, इसको बोलते हैं अमलगमेशन। ए बी मर्ज हुए और ए बी लिमिटेड बन गई, इसको बोलते हैं मर्जर। और ए और बी कंपनी मिली और सिर्फ ए लिमिटेड रह गई, इसको बोलते हैं एक्विजिशन, ठीक है, बात समझ में आई। जब 2 कंपनी मर्ज होके एक नई कंपनी का फॉर्मेशन करती है उसको कहते हैं आपका
अमलगमेशन, जब दो कंपनी मिलके सेम कंपनी रहती है और दोनों कंपनी का अपना अस्तित्व रहता है उसको बोलते हैं मर्जर। अब जब दो कंपनी मिलके सिर्फ एक ही कंपनी बच जाती है उसको बोलते हैं एक्विजिशन, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड। अब इसका एग्जांपल मारुति सुजुकी आपको याद है? जी सर याद है, ठीक है बिल्कुल। तो वो क्या हो गया, मर्जर का, अमलगमेशन का भी ऐसे और आपका एक्विजिशन भी ऐसे ही होता है। तो आइए आप देखते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा कौन सा आंसर है। कह रहा है द टर्म अमलगमेशन इज यूज्ड व्हेन द कंपनी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज रिकॉग्नाइज्ड, क्या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज किए विदाउट रिजॉल्विंग द एग्जिस्टिंग कंपनी फॉर्मिंग अ न्यू कंपनी। क्या बात कर रहे हो यार, पुरानी कंपनी को तुमने रिऑर्गेनाइज नहीं किया और उसके रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाओगे और फिर नया कंपनी फॉर्म कर दोगे तो ये क्या अमलगमेशन है? नहीं सर बिल्कुल नहीं, गलत बात। कह रहा वन और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन एंड सम एग्जिस्टिंग कंपनी टेक्स ओवर इट्स बिजनेस। तो भाई टेक ओवर कर लिया अगर बिजनेस को तो ये तो एक्विजिशन हो गया ना, ठीक है, ये तो गलत। वन एग्जिस्टिंग कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन एंड न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड टू टेक ओवर इट्स बिजनेस। सर एक ही कंपनी है, कैसे पॉसिबल होगा? एक ही कंपनी अपना पुराना है उसको जाके नया, इसके लिए दो या दो से ज्यादा कंपनी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आपका आंसर हो जाएगा कि व्हेन टू और मोर एग्जिस्टिंग कंपनीज गो इनटू लिक्विडेशन, दो या दो से ज्यादा कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी और नई कंपनी फॉर्म करेगी टू टेक ओवर देयर बिजनेस, अपने बिजनेस को लेने के लिए। बात समझ में आई? जी सर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 है ना, क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ द चोर कमेटी। चोर नहीं, चोर छोर जो बोल रहे हो, वैसे चौथ सी अच्छी होता है, चोरी कमेटी बोलो। तो क्या कह रहा है, क्या था? कह रहा है नॉर्म्स ऑफ इन्वेंटरीज एंड रिसीवेबल्स ऑफ 15 मेजर इंडस्ट्रीज। नहीं सर, फिक्सेशन ऑफ सेपरेट लिमिट बाय द बैंक और पीक एंड नॉन पीक लेवल। हाँ ये इसका क्या था सर, इसका चोर कमेटी का इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था कि भाई जब भी आप लिमिट को फिक्स करना है बैंक में, पीक सीजन जब रहे और नॉन पीक लेवल दोनों में अलग अलग अपना रखिए, सेपरेट रखिए। तो यही था। अब आइए मैं इसका ना मैंने आपको लिख के दिया है पूरा, इसको देखिएगा आपके लिए है। द इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी एज फॉलोज। तो क्या है ये सारा रिकमेंडेशन है, मैं आपको बताता हूं। कह रहा था बैंक शुड मेंटेन क्वार्टरली स्टेटमेंट मेंटेन करना चाहिए, इसका रिकमेंडेशन था। इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ ऑल बोरोवर्स, सभी लोन लेने वाले को having working capital credit limits of 50 lakhs, 50 लाख और उससे ज्यादा वालों के लिए आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट बनाना चाहिए। द बैंक शुड अंडरटेक अ पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ लिमिट ऑफ 10 लाख से पीरियोडिकल रिव्यू लेना चाहिए 10 लाख उससे ज्यादा के लिए। कह रहा था बैंक शुड नॉट बाइफरकेट कैश क्रेडिट अकाउंट इनटू डिमांड लोन एंड कैश क्रेडिट कंपोनेंट्स। तो बाइफरकेट नहीं करना चाहिए उसको डिमांड लोन और कैश क्रेडिट कंपोनेंट में। कह रहा है इफ अ बोरोवर डज नॉट सबमिट द क्वार्टरली रिटर्न्स इन टाइम द बैंक्स में चार्ज पेनल इंटरेस्ट of 1% of the total amount and outstanding for a period of default। तो बोल रहा है अगर 3 महीने में जो बोरोवर है वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल ना करे तो उसके लिए 1% का इंटरेस्ट लेना चाहिए पूरे जो अमाउंट जितने के लिए डिफॉल्ट हुआ उसके लिए। बैंक शुड डिस्करेज सेक्शन टेम्पररी लिमिट्स बाय चार्जिंग एडिशनल 1% इंटरेस्ट ऑफ नॉर्मल रेट ऑन दीज लिमिट्स। इस लिमिट पर एडिशनल चार्ज 1% लेना चाहिए। और कह रहा है द बैंक शुड फिक्स सेपरेट क्रेडिट लिमिट फॉर पीक लेवल एंड नॉन पीक लेवल वेयर पॉसिबल। देखो यही वाला अच्छा चीज था तुम्हारा ऑप्शन में। बैंक शुड टेक स्टेप टू कन्वर्ट कैश क्रेडिट इनटू बिल लिमिट्स फॉर फाइनेंसिंग सेल्स, है ना जी। तो ये था कहानी आपका इसका। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो इसको शेयर कर दो यार, शेयर करो और लाइक करो जमकर, एकदम कमेंट में फाड़ दो जितना भी कर सकते हो, है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करिएगा। उसके साथ साथ रेड वाला बटन जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर उसको दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फाइनेंस के साथ, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।